कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तब केवल सुनने से ही रूह कांप जाती है। एक हादसा ऐसा भी है जो इतिहास के पन्नों में कालो शब्दों में छप गया है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट नंबर 571 के साथ। वैसे तो हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मैरिकल ऑफ एंडीज के नाम से भी जानी जाती है। ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अनटोल्ड स्टोरी की आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। यह कहानी है 12 अक्टूबर 1972 की। इसमें वो पैसेंजर थे, यानी कहा जाए तो खिलाड़ी थे, जो रग्बी खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। इसमें कैप्टन ने प्राइवेट प्लेन बुक कर लिया था। प्लेन में काफ़ी सीटें खाली थी, इसीलिए पैसेंजर के कुछ रिश्तेदार भी उनके साथ मैच देखने जा रहे थे। कुल मिलाकर 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर प्लेन में सवार थे। प्लेन को काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे। प्लेन ने धीरे धीरे एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस प्लेन को मेंडोजा के आइसलैंड पर रुकना था और इसके बाद सैंटियागो के लिए उड़ान भरनी थी। उड़ान के कुछ टाइम बाद मौसम बेहद ख़राब होने लगा, इसीलिए कैप्टन ने यह डिसीज़न लिया कि हम मेंडोजा में ही रात रुकेंगे। और फिर ख़राब मौसम में ही दोपहर के 2:30 पर यह प्लेन सैंटियागो के लिए निकल गया। सैंटियागो तक पहुंचने के लिए इस प्लेन को एंडीज के बर्फीले पहाड़ों को पार करना था और इस प्लेन का पायलट ऑलरेडी इन पहाड़ों के बीच 29 बार प्लेन उड़ा चुका था। और केवल यही एक वजह थी कि यह प्लेन इतने ख़राब मौसम में भी सैंटियागो के लिए निकल पड़ा। और यह प्लेन धीरे धीरे सारे पर्वतों को पार करने लगा। और यह प्लेन की विजिबिलिटी इतनी कम थी कि यह सामने कुछ भी देखने में असमर्थ थे। यह प्लेन अपनी कैलकुलेशन पर ही उड़ रहा था। पायलट ने अपनी लोकेशन का अंदाज़ा लगाया और उसे लगा कि हम एंडीज के बर्फीले पहाड़ों को पार कर चुके हैं, जबकि उनका प्लेन अब भी पर्वतों के ऊपर ही फ्लाई कर रहा था। पायलट ने एटीसी से कहा कि हमें डिसेंट करने के लिए परमिशन दें। एटीसी ने पायलट से कहा कि क्या आप एंडीज को पार कर चुके हैं। यहाँ पर एटीसी भी पायलट के दिए हुए लोकेशन के हिसाब से ही गाइड कर रहे थे। पायलट ने कह दिया था कि एंडीज के पर्वतों को पार कर चुके हैं, इसीलिए एटीसी ने कहा कि आप 11,500 की फीट पर आ जाइए। पायलट धीरे धीरे प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करने लगा। फिर अचानक से उसे सामने एक विशाल चट्टान दिखाई दी। पायलट ने तुरंत प्लेन के योक को ऊपर की ओर खींच लिया। अब प्लेन वर्टिकली ऊपर की ओर फ्लाई करने लगा, जिसकी वजह से प्लेन की स्पीड कम होने लगी और वह स्टॉल कंडीशन में चला गया, यानी कि प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गई और यह तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगा। और कुछ ही सेकंड में यह हील से टकराते हुए नीचे की ओर तक फिसलता रहा, जब तक ये किसी समतल जगह पर न रुक जाए। प्लेन का कैपिट पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और कैप्टन की मौत घटनास्थल पर ही तुरंत हो गई थी। बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गया था। को पायलट बुरी तरह से जख्मी थे। प्लेन का टेल टूटकर अलग हो चुका था। पता नहीं है कहाँ गिरा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जब प्लेन का टेल टूटा तभी कुछ पैसेंजर बाहर की ओर गिर गए। उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। 45 लोगों में से केवल 33 लोग ही जिंदा थे, जिनमें बहुतों को गंभीर चोटें भी आई थी। और इनकी जान तभी बच सकती जब इनको जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। प्लेन में 2 पैसेंजर मेडिकल स्टूडेंट थे जो घायल यात्रियों की मदद करने लगे। एक यात्री के सर में इतनी गहरी चोट लगी थी कि वह तुरंत कोमा में चला गया। उसके साथ उसकी माँ और बहन थी जो जख्मी थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो जिंदा बचे लोगों में से एक न एक यात्री किसी न किसी जगह से घायल था। वहाँ रेस्क्यू टीम तुरंत इस प्लेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उन्हें भी डर था कि अगर शाम हो गई तो हम किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे। और इन बर्फीले पहाड़ों में इतनी ठंड होती है कि कोई भी व्यक्ति रात गुजारे तो वह जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए कई सारे प्लेन्स एंडीज के चक्कर लगाने लगे कि कहाँ प्लेन क्रैश हुआ। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात पर प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं चला। घटना के अगले दिन 11 प्लेन को एंडीज के पर्वतों की ओर भेजा गया और दूसरी तरफ बचे हुए पैसेंजर टूटे हुए प्लेन के अंदर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रात गुजार रहे थे। और फिर उन्हें भूख भी लगने लगे
और इस टूटे हुए प्लेन के अंदर नाश्ते का कुछ सामान पड़ा हुआ था। हालांकि इस खाने से किसी का पेट तो नहीं भरता, लेकिन दिन गुजारने के लिए काफ़ी था और इन्हें वो उम्मीद भी दिखाई दी। प्लेन पहाड़ों के ऊपर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मानो ये टूटा हुआ सफ़ेद प्लेन बर्फ़ की सफ़ेद चादर में छुप सा गया था। कुछ पैसेंजर्स ने लगेज निकालकर हेल्प का सिंबल बना दिया, लेकिन किसी भी रेस्क्यू टीम के प्लेन का ध्यान उस निशान पर नहीं आया। दिन भर में करीब 3 बार रेस्क्यू प्लेन आए और चले गए और एक दिन और बीत गया और फिर 5 और लोगों की मौत हो गई। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम प्लेन के टुकड़े निकालकर एक शेल्टर बनाएंगे और जिनकी हालत गंभीर है उनको वहां रखा जाएगा। घटना के तीसरे दिन प्लेन में खाना खत्म हो गया और अब जिंदा रहने के लिए ना तो इनके पास खाना था और ना ही पानी। और फिर पैसेंजर ने बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए एक आइडिया ढूंढ लिया, जिससे बर्फ़ को पानी में बदल दिया जाता था। और अब तक रेस्क्यू टीम आ रही थी और जा रही थी, कोई भी रेस्क्यू प्लेन इनको ढूंढ नहीं पा रहा था। इनमें से कई पैसेंजर ने इन बर्फीले पहाड़ों को देखा था केवल, लेकिन इनको ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि रात के टाइम इन बर्फीले पहाड़ों में -30 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है और बहुतों के पास तो गर्म कपड़े तक नहीं थे। प्लेन में छोटा सा रेडियो पड़ा इन यात्रियों को वहाँ प्लेन में एक छोटा सा रेडियो पड़ा मिला, जिनमें इन्हीं की न्यूज़ आ रही थी कि प्लेन नंबर 571 के रिसर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। और इस न्यूज़ को सुनकर इन सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। 12 दिन बाद रेस्क्यू टीम मान चुकी थी कि इस एयरप्लेन के सभी पैसेंजर मर चुके हैं। और आप सभी किस्मत का खेल तो देखिए, जिंदा लोग ही अपनी मौत की खबर सुन रहे थे। न्यूज़ सुन के सभी पैसेंजर मान चुके थे कि अब इन्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा और खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था और अब जिंदा रहने के लिए इनके पास एक ही रास्ता बचा था कि बाहर बर्फ़ में दबे मरे हुए लोगों को खा लिया जाए, तो इतना तो प्रोटीन मिल ही जाएगा कि वो ज़िंदा रह सके। इसीलिए इन्होंने यह फैसला लिया कि हम अपने ही मरे हुए दोस्तों का मांस खाएंगे। यह डिसीज़न इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जो डेड बॉडी थी वह अपने ही क्लोज फ्रेंड्स और टीममेट्स की थी। इस रास्ते के अलावा इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिन लोगों ने मांस खाने से इनकार कर दिया था उनकी 2 दिन बाद मौत हो गई थी और बाकी के लोग मांस खाकर ही गुजारा कर रहे थे। कल स्ट्रॉन्ग थे, वे आसपास मदद मांगने के लिए निकल पड़े। अब केवल 16 ही लोग जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट कैनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमज़ोर हो चुका था। बर्फ़ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिली की आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों को बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरोडा ने इस पूरे हादसे और संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दे दी। इस भयानक घटना पर पियर्स पॉल रेड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी थी। इस विषय पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। भयानक हादसे में केवल 13 डेड बॉडी ही सलामत थी और 12 लोगों की हड्डियां पड़ी थी। इस हादसे में 45 लोगों में से केवल 16 लोग ही जीवित थे। यह हादसा भयानक हादसों में से एक था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यह एक रियल कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वह भी इसके बारे में जान सकें। तो जल्दी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।